सभी गांव वाले गांव के बीचों बीच आग जलाकर ताप रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी बोला, महेश बेटा, इस बार तो ठंड ज्यादा ही बढ़ गई है। 10 डिग्री तापमान चला गया है। सही कह रहे हो काका, अगर टेम्परेचर इससे नीचे चला गया तो हम लोगों का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। तभी महेश की बीवी बोली, अरे शुभ शुभ बोलिए। अरे मम्मी, तुम ऐसा कुछ मत सोचो, किसी के बोल देने से तापमान थोड़ी ना कम हो जाएगा। छोटू के इतना बोलते ही अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे आग बुझ गई। सभी लोग ठंड की वजह से कांपने लगे और डर भी गए। तभी काका ने कहा, जल्दी जल्दी सब लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाओ। अपने अपने घरों के अंदर आग जलाना मत भूलना। लगता है तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने वाला है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए। छोटू, जैसे ही तुमने कहा था कि तापमान कम नहीं होगा, वैसे ही बर्फबारी शुरू हो गई। अब तू अपना मुंह बंद रखना। उस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं आप? ठंड तो इतनी है कि आग जलाने का भी कोई असर नहीं हो रहा। खाना खाने के बाद वो लोग सो गए। आग जल रही थी। किसी तरह वो लोग सो तो गए, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो उनके रजाई गद्दे के ऊपर 5-5 फीट की बर्फ जमी हुई थी। महेश और उसका परिवार रजाई के बाहर तक नहीं निकल पा रहा था। पापा, जल्दी से हमें बचाओ, हम तो बर्फ के नीचे दब गए। अगर बाहर नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। थोड़ी देर मुंह बंद करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। महेश ने जोर से लात मारी, जिससे बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो लोग किसी तरह घर के बाहर आए तो देखा बाहर सड़क पर 10-10 फीट की बर्फ जमी हुई थी। यहाँ तक कि लोगों के घरों के ऊपर भी 20-20 फुट की बर्फ जम चुकी थी और बर्फबारी भी हो रही थी। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। बेचारे गांव वालों की क्या हालत हो गई होगी, हमें चलकर देखना चाहिए। महेश अपने परिवार के साथ गांव वालों की खबर लेने निकल पड़ा। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और सबके बदन पर बर्फ जमी हुई थी। सबके चेहरे लाल हो गए थे। आप सबके बदन पर तो बर्फ जम चुकी है। काका, अब लगता है इस गांव में हमारा ये आखिरी दिन है। तापमान तो 30 डिग्री तक चला गया है। इतने तापमान में हम जिंदा कैसे रह पाएंगे? तभी काका ने बोला, अरे, गांव के बाहर जो जंगल है, उस जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक 200 साल से भी ज्यादा उम्र के तपस्वी साधु रहते हैं। चलो चलकर देखते हैं उनकी हालत क्या है। अगर वो जिंदा मिले तो हमें जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे इस ठंड से छुटकारा पाने का। चलो चलो, सब लोग एक साथ बाबा के पास चलते हैं, वरना ज्यादा देर तक हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुरते हुए किसी तरह बाबा की गुफा के अंदर पहुंच गए। सभी बाबा को देखकर हैरान थे। बाबा, हम सभी गांव वालों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप इतनी ठंडी में भी साधना कैसे कर रहे हैं? साधना में क्या शक्ति होती है? अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो तो तुम लोगों को भी साधना करनी पड़ेगी। ऐसे तो मैं कुछ भी बता दूंगा तो तुम लोग मान लोगे क्या? और अगर तुम लोगों ने मान भी लिया तो क्या वो जानना थोड़ी हुआ? बाबा, अभी हमारी चेतना इतनी नहीं उठी है कि आपकी इतनी गहरी गहरी बातें समझ पाए। हम तो आपके पास मदद के लिए आए हैं। बाहर तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। पूरा गांव बर्फ से जम गया है। हम सबके शरीर पर बर्फ जम रही है। बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर अगर और कोई इंतजाम ना किया गया तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बाबा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और उसके बाद कहा, इतना कम तापमान हजारों साल बाद हुआ है इस गांव में। हजारों साल पहले भी इस गांव में इतनी भयंकर ठंड पड़ चुकी है। तब गांव वालों ने अपनी साधना से गांव के बीचों बीच जमीन खोद कर एक जादुई तंदूर बनाया था। तुम लोगों को वो तंदूर खोजना होगा। उसके अंदर तुम लोग आराम से रह सकते हो, वरना जान नहीं बच पाएगी तुम लोगों की। बाबा, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं अपनी साधना छोड़कर बीच में कहीं नहीं जा सकता। जो करना है तुम लोगों को ही करना है। सभी गांव वाले गांव के बीचों बीच पहुंच गए। सबने अपने अपने घरों से औजार उठा लिए और खुदाई करना शुरू कर दिया। काफी गहरी खुदाई के बाद उन्हें जादुई तंदूर का गेट मिल ही गया, जिसे खोलकर सभी गांव वाले एक साथ उस तंदूर के अंदर चले गए और ऊपर से ढक्कन खुद बंद हो गया। बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। ये तंदूर तो सच में जादुई है। इसकी दीवारों से गरम गरम हवा निकल रही है। सच में इस गांव में तो कितने चमत्कारी लोग रह चुके हैं आज से पहले, और हमारे लिए ये तंदूर भी छोड़कर चले गए। मम्मी,
हमें रहने की जगह मिल गई, लेकिन अब खाएंगे क्या? अगर बाहर गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। मुझे तो खाना खाने का मन हो रहा है। छोटू के इतना बोलते ही चमत्कारी रूप से उस तंदूर से ढेर सारी रोटियां निकल आईं और ढेर सारी सब्जियां भी निकल आईं। ये देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। छोटू, ये तो चमत्कार हो गया। गांव वालों, देख रहे हैं आप लोग, इस तंदूर से तो रोटी सब्जी तक निकल आई और बिल्कुल ताजा ताजा खाना है ये। बिटिया, हमें अपने चमत्कारी पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अब जल्दी जल्दी सब लोग खाना खा लेते हैं। पूरे गांव ने मिलकर खाना खाया और आराम करने लगे। धीरे धीरे शाम हो गई और सबका चाय पीने का मन हुआ। अब अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, क्योंकि पूरा दिन तो हम सोते रहे। उसके इतना बोलते ही तंदूर की दीवारों से गरम गरम चाय निकलने लगी। गांव वालों, यह तंदूर कम गांव ज्यादा लग रहा है। इतनी सुविधा तो हमारे गांव में भी नहीं है जितनी सुविधाएं तंदूर में है। यहाँ तो कुछ भी बोलते ही तुरंत हमें मिल जाता है। काका, इस जादुई तंदूर की वजह से ही हम जिंदा है, लेकिन पूरा दिन बीत गया, हम बाहर नहीं निकले। इसका दरवाजा खोलता हूँ, थोड़ा बाहर देखकर आते हैं कि तापमान कुछ कम हुआ या नहीं। हाँ बेटा, बाहर गांव घूमने का तो मेरा भी बहुत मन हो रहा है। तुम ऐसा करो, ऊपर वाला ढक्कन खोलो, वहीं से हम लोग निकल जाएंगे। मोहन उस तंदूरी का ढक्कन खोलने वाला था कि तभी तंदूर से एक आवाज आई। रुक जाओ गांव वालों, अगर तुम लोगों ने तंदूर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इसकी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएगी। आप कौन हैं? अगर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हम जिंदगी भर इस तंदूर में ही रहेंगे? आज से हजारों साल पहले हम सब इसी गांव में रहते थे। इस गांव में आए दिन तापमान बहुत कम जाया करता था, लेकिन गांव में सभी लोग तपस्वी थे। हम सभी ने साधना की शक्ति से ये जादुई तंदूर जमीन के अंदर बनाया था, ताकि उसके अंदर हम लोग आराम से रह सके। और तुम लोग बाहर तभी जा सकते हो जब तापमान साधारण हो जाएगा। जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होगा, वैसे ही इस तंदूर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम लोग वापस अपने घर जा पाओगे। तब तक इस तंदूर में आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। लगता है इस तंदूर में हमारे पूर्वजों की आत्माएं अभी भी है, वही हमें आगाह कर रहे थे। सभी गांव वालों ने ये तय किया कि जब तंदूर का दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा तभी वो बाहर निकलेंगे, उससे पहले नहीं। खैर, धीरे धीरे रात हो गई और सभी को फिर से भूख लगने लगी। आप सब लोगों को रात के खाने में जो भी खाना हो बोल दीजिए, थोड़ी देर में प्रकट हो जाएगा। बहन, इस जादुई तंदूर की वजह से कम कुछ महीनों के लिए हमें खाना बनाने से तो राहत मिलेगी। खैर, जिसे जो खाना था वो सबने बोल दिया और तंदूर की दीवार से सभी के लिए खाना प्रकट हो गया। सभी लोगों ने मजे से खाना खाया और फिर सो गए। करीब आधी रात को महेश के बेटे छोटू की नींद खुली। उसने मन ही मन सोचा, जब से मैं इसके अंदर आया हूँ बोर हो गया हूँ। अब तो रात हो गई है, तंदूर के अंदर वाली आत्माएं भी सो गई होंगी। मैं चुपके से तंदूर का दरवाजा खोलकर थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। छोटू ने चुपके से उस तंदूर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फ और तूफान उस तंदूर के अंदर आने लगा। तंदूर की दीवारों की गर्मी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी पूरा गांव जाग गया। अरे ये क्या हो गया? अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? अरे वो देखो महेश, तुम्हारा बेटा तंदूर का दरवाजा खोल कर खड़ा है। छोटू, तुम बहुत शैतान हो गए हो। तंदूर ने जो बोला था तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी से नीचे आओ। महेश ने जल्दी से तंदूर का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन इस बार तंदूर गर्म नहीं था। सब दीवारें और ठंडी होती जा रही थी, तापमान गिरता जा रहा था। तभी काका बोले, हे जादुई तंदूर, मुझे इसी वक्त चाय पीनी है। लेकिन इस बार तंदूर से कोई चाय नहीं निकली। तापमान अभी भी लगातार गिरता ही जा रहा था। सभी गांव वाले तंदूर से माफी मांगने लगे। हे जादुई तंदूर, इस बच्चे की गलती को क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि धोखे से भी दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस तंदूर की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम लोग इस जादुई तंदूर के लायक हो ही नहीं। हे जादुई तंदूर, इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। आप मेरी जान ले लीजिए, पर गांव वालों को छोड़ दीजिए। तंदूर की आत्मा को उस पर तरस आ गया। अब तंदूर की शक्तियां फिर से वापस आ गई। उस दिन के बाद छोटू ने कभी शैतानी नहीं की और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।